फ्रेंड्स, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे स्टैटिक जीके के सेकंड भाग की। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने फर्स्ट भाग अपलोड किया है, उसको आप नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी आने वाला वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित हैं? लोक कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। आयरलैंड से ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए संविधान में। भाग 4 में जो है इनका उल्लेख है। और अनुच्छेद अगर पूछें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित हैं? तो भाग 4 से संबंधित हैं, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व अगर आपसे पूछ ले कहाँ से लिए गए हैं संविधान में, तो आयरलैंड से जो है ये नीति निर्देशक तत्व संविधान में ग्रहण किए गए हैं। अनुच्छेद अगर इनका पूछ ले कि डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक तत्व है, कौन से अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 तक जो है इनका उल्लेख है। अब लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख जो है अगर बात करें कि इसका उल्लेख जो है कौन से अनुच्छेद में है, तो 38 नंबर अनुच्छेद के अंदर जो है लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख है, अनुच्छेद 38 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है पॉलिटिकल में, आपको भी पता होगा अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं, ये सारे जो हैं क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3 में जो है इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इनका उल्लेख है। ठीक है, और ये अमेरिका से जो है ग्रहण किए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है और अमेरिका के संविधान से ये ग्रहण किए गए हैं। बात करें मौलिक कर्तव्य की, कंफ्यूज नहीं होना है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो हैं अलग अलग हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये संविधान के भाग 4A के अंदर हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 51A के अंदर है। ठीक है, भाग 4A में है, 51A अनुच्छेद के अंदर है। रूस से जो है ग्रहण किए गए हैं। रूस जो देश है, सोवियत संघ, रूस से जो है इनको ग्रहण किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। और 42वें संविधान संशोधन पता होना चाहिए आपको, 51 अनुच्छेद के अंदर कि 51 के आगे ए लग गया है तो संविधान संशोधन होके ही लगा है। ठीक है, तो भाग 4 के अंदर तो अपन ने बात करी कि नीति निर्देशक तत्व थे, लेकिन ये भाग 4A के अंदर है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के अंदर है, रूस से ग्रहण किए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय, इंदिरा गांधी के समय जो है 10 जो मूल कर्तव्य हैं वो जो है रूस से लेके भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। उसके बाद में जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसमें एक और मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया जो कि शिक्षा से संबंधित था। तो वर्तमान में अगर मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य आपसे पूछ ले तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 11। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 जोड़े गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ा गया जो कि शिक्षा से संबंधित था। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भाग 4 के अंदर, 4A के अंदर हैं, अनुच्छेद पूछे तो 51A के अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट नागरिकता की अगर बात करें तो भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। और ये जो नागरिकता का उल्लेख है ये संविधान के भाग 2 के अंदर है। अनुच्छेद की बात करें तो ये 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। नागरिकता भाग 2 में है, संविधान के भाग 2 में है। भाग क्यों कर रहा हूँ कि ये संविधान के अंदर जो है, भारतीय संविधान में टोटल जो भागों की संख्या है वो 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं, उसी की जो है 2 नंबर के भाग में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और ये जो नागरिकता है ये ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। कहाँ से की गई है? ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से। भाग 2 के अंदर नागरिकता का उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11।
नेक्स्ट, भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने राज्यों में है? भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने राज्यों में है? द्विसदनात्मक मतलब उसमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो भारत के कितने राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो राइट आंसर 6 राज्यों में जो है, भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों विद्यमान है। बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, राइट आंसर तो 6 है, 6 राज्यों में। उनके नाम देखते हैं, आप ऐसे याद रखिए कि उत्तर के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार ये पड़ोसी राज्य भी हैं। ऐसे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार पास पास में है, तो दो तो उत्तर प्रदेश और बिहार। महाराष्ट्र और कर्नाटक ये भी पास के ही हैं, मतलब पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश बना था 1953 में भाषा के आधार पर। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये भी पास के हैं, उत्तर प्रदेश बिहार ये भी पास के हैं, और महाराष्ट्र कर्नाटक ये भी पास में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 राज्यों में द्विविधानमंडल जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 6 राज्यों में। और द्विसदनात्मक का मतलब होता है जिसमें विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है आपको बताना है। राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और इनके दल का जो नाम था लाल कुर्ती दल, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल कुर्ती दल से कौन संबंधित थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे लाल कुर्ती दल से संबंधित थे। इनको खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है, इनको खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। बात करें 2 पार्टियां हैं, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी। यहाँ से भी क्वेश्चन ये बनते ही बनते हैं, सेंटर के एग्ज़ाम में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, काफ़ी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, किसने की। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब हुई और किसने की। तो आपको ध्यान से देखना है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांकना के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भांकना के द्वारा की गई थी। और ये भारत में नहीं हुई थी गदर पार्टी की स्थापना, आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भांकना। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको यहीं याद हो जाए ये साथ के साथ, ठीक है। स्वराज पार्टी की अगर बात करें तो स्थापना हुई थी 1923 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन कौन मिलकर करते हैं? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठिए आप। हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का, नीली क्रांति का, सारी क्रांतियां मैंने जो है ऐड की हैं यहाँ पे। आप देखिए कि हरित क्रांति का जो संबंध है किस खाद्यान्न से है, तो खाद्यान्न उत्पादन से जो है इसका संबंध है। हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति का संबंध है। अब इसमें पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हरित क्रांति का जो है विश्व में जनक कौन है और भारत में जनक कौन है। हरित क्रांति जो है विश्व में जनक कौन है और भारत में जनक कौन है? तो विश्व में जनक हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग होता है, विश्व में जनक है, अमेरिका के हैं ये विश्व में जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में जनक हरित क्रांति के पूछ लें तो एमएस स्वामीनाथन। खाद्यान्न उत्पादन में जो है हरित क्रांति आई थी भारत में 66-67 में, 1966-67 में, ठीक है। और विश्व में जनक है नॉर्मन बोरलॉग और भारत में है एमएस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है, भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से जो है नीली क्रांति का संबंध है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर उत्पादन से हो जाएगा। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। ऐसे याद रखिए कि आलू गोल होते हैं तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से, और टमाटर लाल होते हैं तो टमाटर उत्पादन से होती है लाल क्रांति, ठीक है। अमृत क्रांति की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ था ये काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन, कि अमृत क्रांति जो है
नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, मतलब नदी को जोड़ने से संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। अब अपन देखते हैं कि महत्वपूर्ण देशों के अंदर जो हैं, जो भी हेडक्वार्टर हैं उनके बारे में देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन, आसियान, सार्क, नाटो, यूरोपियन यूनियन, इनके जो हेडक्वार्टर हैं ये कहाँ पे हैं और इनमें कौन कौन से देश जो हैं शामिल हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चीन के अंदर है। कहाँ है? बीजिंग चीन के अंदर है और चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन बीजिंग चीन में हेडक्वार्टर है। देश इसमें जो है 9 देश शामिल हैं और नवीनतम ईरान है। ठीक है, पहले इसमें 5 देश थे, फिर 3 देश और जुड़े इसमें, और अभी जो है एक नवीनतम देश जुड़ा है, ईरान जुड़ा है। और 3 देश कौन से जुड़े थे? तो उरुग्वे जुड़ा था, बांग्लादेश जुड़ा था और UAE जुड़ा था। ठीक है, उरुग्वे, बांग्लादेश और UAE जो है 3 देश जुड़े थे। इसके बाद ईरान जो है अभी नवीनतम देश है। 9 देश हैं इसमें संघाई सहयोग संगठन SCO में। ठीक है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चीन के अंदर है। आगे आसियान का हेडक्वार्टर। आसियान का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? आसियान का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय तो जकार्ता इंडोनेशिया देश में जो है आसियान का हेडक्वार्टर है। आसियान के अंदर जो है 10 देश हैं, 10 देश हैं जिसमें भारत शामिल नहीं है। आसियान जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है, देश इसमें हैं 10 और भारत इसका सदस्य नहीं है। सार्क या दक्षेज भी इसको बोलते हैं। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है नेपाल, काठमांडू में। काठमांडू नेपाल के अंदर जो है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो सार्क या दक्षेज का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। देशों की सदस्य 8 है। देशों की सदस्य संख्या कितनी है? 8 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाटो का हेडक्वार्टर और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें अपन, यूरोपियन यूनियन की और नाटो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है दोनों का एक ही में ही है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। एक ही देश में है, बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर भी है और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें टोटल 27 देश शामिल है यूरोपियन यूनियन में। टोटल पहले 28 देश थे, लेकिन ब्रिटेन जो है ब्रेक्जिट करके अलग हो गया इससे, तो यूरोपियन यूनियन में हाल ही में जो है 27 देश शामिल हैं। नाटो की बात करें और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो दोनों का जो मुख्यालय है एक ही देश में है, बेल्जियम के अंदर इनका जो है हेडक्वार्टर है, बेल्जियम के भी ब्रुसेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को जो है अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। मटर के दाने के समान जो है इसकी आकृति होती है। सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि होती है, मटर के दाने के आकार की होती है और मस्तिष्क में ये होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो। सुपर मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि जो होती है हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, और सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। ये भी मस्तिष्क में ही जो है स्थित होती है। जैविक घड़ी मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि ये भी मस्तिष्क में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये तीनों जो ग्रंथियाँ होती हैं मस्तिष्क में होती हैं। ठीक है, और पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें अपन तो लीवर। ठीक है, मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं बोला है, सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें तो लीवर, यकृत या जिगरा, कुछ भी बोल सकते हो आप आपके हिसाब से। लीवर, यकृत या जिगरा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। बात करूँ मैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में पाई जाती है। अपने गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ी होती है, वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि पूछ ले, मिक्स ग्लैंड पूछ ले, तो वो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, लड़ो भागो या फिर लड़ो या उड़ो भागो जो भी होती है ग्रंथि होती है वो होती है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट देखते हैं बोमडिला दर्रा। दर्रों से भी क्वेश्चन आते हैं, इंडिया की ज्योग्राफी है, आप ध्यान से देखिए। बोमडिला जो दर्रा है या दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा और दिफू दर्रा।
बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रे की बात करें तो आप ध्यान रखें कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही है मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश के तो जस्ट नीचे जो है नागालैंड आता है, लेकिन इसके जस्ट नीचे जो है मणिपुर आता है। तो तुजू में आप ऐसे ध्यान रखिए कि तुजू में जो है ऊ की मात्रा नीचे लग रही है, तो आप ध्यान रखिए बोमडिला दिफू दर्रा के नीचे तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में आता है। नाथुला दर्रा और जेलेपला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। सिपकिला दर्रा की बात करूं तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जिससे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे से भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेश का जो मात्रक क्या है? आवेश मात्रक है। आवेश किसका मात्रक है? तो आवेश कूलाम का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। आवेश का मात्रक है कूलाम। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। पारसेक और पारसेक, पारसेक और पास्कल कन्फ्यूज नहीं होना है। पारसेक जो होती है वो दूरी का मात्रक है, और पास्कल जो होता है दाब का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। प्रकाश वर्ष ये भी दूरी का मात्रक है, लेकिन दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो पारसेक है। पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष उसके बाद जो है दूरी का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। पास्कल दाब का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, और आवेश का मात्रक कूलाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 9 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 9 जनवरी को तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप बताइए कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 10 जनवरी को तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है, और ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस, बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि प्रतिवर्ष जो है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? पुर्तगाल का जो है गोवा पे अधिकार था, और ये जो है 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पुर्तगाल का जो है कब्जा गोवा पे था, और जो है 19 दिसंबर 1961 को 19 दिसंबर 1961 को जो है पुर्तगालियों को जो है ऑपरेशन विजय करके चलाया गया था इंडिया के द्वारा, और उनको जो है यहाँ से भगाया गया था। तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा को स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है बनाया गया था 1987 के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक जो है इसको शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको प्रेस करने से ही आपको नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।